लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो कॉम्पटन इफेक्ट है, उस कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है तथा कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है उसके बारे में बताया था। तथा उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर किसी भी एक्स किरण के फोटोन को किसी पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट किया जाता है तो अपनी कुछ ऊर्जा को क्या कर देता है, पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को देकर उसको वहां से मुक्त करता है तथा उसके पश्चात विकिरणित एक्स किरणें जो हमें प्राप्त होती है उनकी ऊर्जा या आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, इंसिडेंट होने वाली किरणों के आवर्ती तथा ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। मतलब आपतित होने वाली किरणें तथा उत्सर्जित होने वाली किरणों की ऊर्जा के अंदर जो अंतर उत्पन्न होता है उसी अंतर को हम क्या बोलते हैं, उस अंतर के प्रभाव को हम कौन सा प्रभाव बोलते हैं, कॉम्पटन प्रभाव बोलते हैं। और उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के लिए मैंने आपको 4 ग्राफ भी बनाए थे। तो आज की क्लास जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो जो इसके सिद्धांत है उन सिद्धांतों के अंदर जो पहला सिद्धांत है आपका कौन सा, चिरस्मित सिद्धांत या फिर क्लासिकल मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे तथा उसके बाद में जो क्वांटम मेथड है उसके बारे में। तो क्लासिकल मेथड है सबसे पहला, पहला मेथड कौन सा है, चिरस्मित सिद्धांत या फिर क्लासिकल थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर क्या है, इस थ्योरी में नॉर्मली ये है कि जब आप क्या करोगे किसी भी एक्स किरण को, जैसे कि मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एक्स किरण को आपने क्या किया, क्वांटम प्रभाव के अंदर चिरस्मित सिद्धांत के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक एक्स रे को आपने क्या किया, फोटोन जिसके अंदर एच म्यू ऊर्जा के फोटोन है, तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट किया। तो ये जो तरंग है इसकी गति कैसी होती है, सरल आवर्त। तो उस कंडीशन में जब एक्स रे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस एक्स रे की क्या करता है, आवर्ती, इस एक्स रे फोटोन की जो आवर्ती है, क्या क्लियर नहीं है लाजू? तो जब क्वांटम प्रभाव के अंदर हम क्या करते हैं, एक सरल आवर्त किरण या जो कि एक्सरे है वो किस प्रकार की, उनके अंदर तरंगों की, उनकी तरंगों की गति कैसी है, सरल आवर्त गति है। इन सरल आवर्त गति की तरंगों को हम जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो इंसिडेंट के पश्चात क्या होता है, इंसिडेंट के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेते हैं, इन आवर्ती की तरंगों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं। जो अब ये एक्स किरण के अंदर उपस्थित फोटोन को अवशोषित करते हैं तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करने लग जाता है, सरल आवर्त दोलन गति या कंपन। अब यहाँ पे सरल आवर्त से मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके अंदर क्या है, ओसिलेशन होते हैं किसी टाइम पीरियड के दौरान बार बार। जैसे कि आप देखते हो एक टाइम पीरियड होता है सरल आवर्त गति का, कि उसके पश्चात उसकी सरल आवर्त गति कैसी होती है, एक समय पश्चात वो अपने पथ को दोहराती रहती है, तो वो गति सरल आवर्त गति होती है। तो जब एक्सरे के अंदर जो सरल आवर्त गति की तरंगे के रूप में फोटोन या फिर ये तरंगे जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, इस म्यू फ्रीक्वेंसी की तरंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो अवशोषण के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन भी कैसी गति करने लगते हैं, दोलन गति। और इस दोलन गति की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी भी किसके बराबर है, एक्स रे के बराबर होती है। तथा ये जब ये दोलन गति कर रहे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनके इलेक्ट्रॉन की दोलन गति के पश्चात ये चिरस्मित भौतिकी के अनुसार क्या करेंगे, दोलन गति करते हुए वापिस क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, विकिरणों का उत्सर्जन करेंगे। और उन विकिरणों के उत्सर्जन के पश्चात अब ये देखिए, पहले तो इंसिडेंट किया, तब इसने अवशोषण किया, उस अवशोषण से इसने भी दोलन गति की, दोलन गति करते हुए ये वापस क्या कर रहा है, विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है। और इन विकिरणों की भी आवृत्ति क्या है, म्यू। मतलब जितना भी प्रोसेस हुआ, मतलब
इलेक्ट्रॉन ने गति करने के लिए एक्स रे से ऊर्जा ग्रहण की, वापिस उस इलेक्ट्रॉन ने भी उसी एक्स किरण को उत्सर्जित किया और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, पुरानी वाली एक्स रे की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो कॉम्पटन इफेक्ट आपने पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा था कि जिस एक्स रे को आप इंसिडेंट करते हो, प्रकीर्णन के बाद में एक्स रे जो प्राप्त होती है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है, कुछ अंतर होता है। तो ये तो थोड़ी पूरी अलग हो गई, पूरी गलती थोड़ी होगी, जिसके अनुसार क्या पता चल रहा है, आपतित होने वाली एक्स रे तथा उत्सर्जित होने वाली एक्स रे, या फिर आप कह सकते हो प्रकीर्णित होने वाली एक्स रे, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, बराबर आ रही है, जो कि प्रायोगिक परिणामों को नहीं प्रदर्शित करती है। इस वजह से जो तिरस्मी सिद्धांत है या फिर जो क्लासिकल थ्योरी है वो क्या होती है, रॉन्ग होती है या फिर असफल साबित होती है, जो कि प्रायोगिक परिणामों को नहीं बता पाती या फिर प्रायोगिक परिणामों को सफलतापूर्वक नहीं समझा सकती। जिसके अंदर प्रायोगिक परिणामों में हमने क्वांटम प्रभाव में यह पढ़ा था कि जब हम किसी एक्सरे या फिर उच्च आवृत्ति की एक्सरे किरण को किसी पदार्थ या कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर या किसी पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो वो उन किरणों को से कुछ आवृत्ति या कुछ ऊर्जा को ग्रहण करके अपने में से इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है, तथा उसके पश्चात जो किरणें प्रकीर्णित होती है उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी ऊर्जा जो होती है वो प्रारंभिक एक्स किरणों की तुलना में कुछ कम होती है, उन दोनों के बीच में एक अंतर उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्वांटम प्रभाव कहते थे। परंतु यहाँ पे जो ये क्लासिकल मेथड है उसके अनुसार हमने जब किसी एक्सरे को किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट किया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इन किरणों को अवशोषित करता है तथा जैसी तरंगों की गति थी वैसी ही सरल आवर्त गति करता है या कंपन गति करने लगता है, और कंपन के दौरान जब वो विकिरणों का उत्सर्जन करता है तो उन विकिरणों की भी ऊर्जा किसके, आपतित होने वाले एक्स किरणों के समान होती है, जो कि क्वांटम प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों को प्रदर्शित नहीं करती। इस वजह से ये सिद्धांत क्या होता है, असफल साबित होता है या फिर यह असफल प्रायोगिक परिणाम है इसके। इस वजह से क्लासिकल थ्योरी जो है वो क्या करती है, क्वांटम प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती है या फिर क्वांटम प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों को प्रदर्शित नहीं करती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ इसकी थ्योरी में हम ये कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी इलेक्ट्रॉन पर एक्स रे को आपतित किया जाता है, एक्सरे को आपतित किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इन विकिरणों का अवशोषण वो किसी इलेक्ट्रॉन पर, तो ये इन विकिरणों का अवशोषण करते हैं, तो ये विकिरणों का अवशोषण करते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण गति या सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉन के दोलन की आवृत्ति अवशोषित विकिरणों की आवृत्ति के
समान होती है, ये हमें ध्यान रखना है। दोलनी गति के दौरान इलेक्ट्रॉन द्वारा या फिर हम ये कह सकते तिरस्मा सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपनी दोलनी गति के दौरान एक्स किरणों का उत्सर्जन करता है, जिसकी आवर्ती दोलनी इलेक्ट्रॉन या आपतित एक्स किरण की आवर्ती के बराबर होती है। जो कि प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। अतः चिरस्मत सिद्धांत प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या नहीं करता है। मतलब जहां से मेथड की स्टार्टिंग होती है वही रॉन्ग हो गया, तो ये आगे की जो प्रोसेस, जो आगे की जो अलग अलग हमें क्या मिल रही थी विकिरणों के अंदर, या अलग अलग तरंग दैर्ध्य की जो विकिरण थी, आपतित तथा इंसिडेंट होने वाली, आप कह सकते हो आपतित या फिर उत्सर्जित होने वाली विकिरणों के मध्य का जो गैप था वो भी कहां से प्रदर्शित करेगी। लिख लिया वो तो मेरे को बता देना। तो मैं क्या है कि आपके जो ये आगे इसके अंदर जो क्लासिकल मेथड के बाद में जो आपका दूसरा मेथड है, जो कि इसके अंदर क्वांटम थ्योरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिख लिया सबने? कोई नहीं, मुकेश स्वरूप बाद में देख लेना। लिख ले मुकेश फटाफट। मिटा दूं बोले? राजू, मुकेश, स्वरूप, आगे स्टार्ट करें क्वांटम थ्योरी बोले? हैंडशेक वगैरह किसी भी तरीके से बता दीजिए।
चलो दूसरी थ्योरी है जो इसकी क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। अब इसमें देखिए सेकंड थ्योरी है कौन सी, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के अंदर जो मेनली ये थ्योरी है, ये आपके जो प्रायोगिक परिणाम है उसको सक्सेसफुली बताती है, परंतु जो ये डिपेंडेंसी है या फिर इसके अंदर जो क्वांटम थ्योरी है वो स्टार्ट होती है एक डायग्राम से, जिसके अंदर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में पदार्थ के अंदर किसी भी, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या किया जाता है, म्यू आवृत्ति की एक्सरे उसको इंसिडेंट किया जाता है, जिसकी ऊर्जा E बराबर क्या है, एच म्यू, मोमेंटम P1 बराबर क्या है, एच म्यू अपॉन सी को जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, जिसके पास में मोमेंटम P तो क्या है इसके पास जीरो, परंतु इसकी जो एनर्जी जो है वो क्या है m नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान है उसके कारण जो उसकी ऊर्जा होती है उसको किससे m नॉट सी स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। तो जब ये P1 बराबर एच म्यू अपॉन सी संवेग से क्या है एक्सरे के फोटोन किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन इसमें से कुछ ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है या फिर कुछ विकिरणों को ग्रहण करता है और गति करता है। तो वो इससे किस थीटा एंगल से क्या हो जाता है अपने पुराने वाले, या फिर जो जिस दिशा के अंदर की विकिरण है उससे क्या थीटा कोण से प्रकीर्णित होता है, और उसी प्रकार से जो ये विकिरण है या फिर जो ये एक्स किरण है वो क्या होती है फाई एंगल से क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। ठीक है, अब इन विकिरणों की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एच म्यू डैश, मोमेंटम भी क्या हो जाएगा एच म्यू डैश बाई सी। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में अब जो द्रव्यमान होगा वो स्थिर द्रव्यमान नहीं होगा या विराम द्रव्यमान नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो इसकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, E बराबर एम सी स्क्वायर, तथा जो इसका मोमेंटम P बराबर वो क्या हो जाएगा एम वी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एम वी लिखा है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन अपने द्रव्यमान के साथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इसलिए इसके अंदर मोमेंटम का जो फॉर्मूला लगेगा वो P बराबर एम वी के रूप में लगता है। लेकिन फोटोन जो होते हैं उनका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, इस वजह से वहां पे जो उनका मोमेंटम P2 बराबर क्या है एच म्यू डैश अपॉन सी लिखा हुआ है। तो इसकी थ्योरी में एक तो अपना आप सीधी सी थ्योरी है कि इसके अंदर जो ये कॉम्पटन प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव ये डायग्राम है, उसके अंदर कॉम्पटन प्रभाव में हम क्या कर रहे हैं, विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर एक्स रे का आपतन किया जाता है, जिसमें ऊर्जा तथा संवेग हमेशा क्या रहते हैं, ऊर्जा तथा संवेग क्या रहते हैं, नियत रहते हैं, नियत रहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो सुरक्षित रहते हैं। मतलब ये जो प्रयोग होता है, इस प्रयोग के अंदर जब हम फोटोन को किसके ऊपर स्थिर अवस्था में या विराम द्रव्यमान वाले एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये दोनों ही क्या है अपने पुराने या फिर जो प्रारंभिक गति की दिशा है उससे फोटोन की प्रकीर्णन या फोटोन की जो किरण है एक्सरे वो क्या हो जाती है फाई एंगल से प्रकीर्णित हो जाती है, तथा इलेक्ट्रॉन जो है वो इंसिडेंट होने वाली एक्सरे के डायरेक्शन से कितने
थीटा कोण के ऊपर प्रकीर्णित हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप देखोगे तो आपतित होने वाले एक्सरे किरण की ऊर्जा तथा संवेग, उत्सर्जित होने वाले एक्सरे या प्रकीर्णित होने वाले एक्सरे के ऊर्जा तथा संवेग के अंदर दोनों में कुछ डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, जिसका कारण क्या होता है? जिसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है स्थिर अवस्था का, उस इलेक्ट्रॉन को भी क्या हो जाती है, इस आपतित होने वाले एक्सरे के कारण कुछ गति प्राप्त हो जाती है, कुछ ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण उत्सर्जित होने वाले या प्रकीर्णित होने वाले फोटोन, प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा या आवर्ती के अंदर कुछ कमी आ जाती है, जिसका कारण क्या है? इस इलेक्ट्रॉन या स्थिर अवस्था वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या मिल जाना? आपतित होने वाले फोटोन के कारण कुछ ऊर्जा का मिल जाना। अब इसमें देखिए, इसकी थ्योरी या इसके अंदर जो पैराग्राफ के रूप में मैं थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट इसके अंदर जो फॉर्मूला है उसको स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर मैं पहले आपको बता देता हूं कि इसके अंदर लिखना क्या होगा। स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। इसके अंदर आपको ये लिखना है कि कोई भी आप एक्स किरण है जिसकी ऊर्जा क्या है, एच म्यू, तथा संवेग कितना है, एच म्यू अपॉन सी। तो आप क्या करें, एक विराम अवस्था वाले इलेक्ट्रॉन जिसकी संवेग का मान कितना है, 0, तथा ऊर्जा क्या है उसके विराम अवस्था के अंदर एम नॉट सी स्क्वायर के ऊपर जब आप आपतित करते हो तो आपतन के पश्चात या फिर इनके बीच में जो टक्कर होती है उसके पश्चात, या फिर जो ये टक्कर जो होती है वो कैसी टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। प्रत्यास्थ टक्कर आप किस लिए कह सकते हो? हाँ मुकेश, क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब इस E बराबर एम नॉट सी स्क्वायर और P बराबर 0 वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, गतिशील एक्सरे का इंसिडेंट होता है, तो ये टक्कर जो होती है वो कैसी टक्कर है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन तथा एक्सरे फोटोन के बीच टक्कर कैसी होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। कैसी टक्कर होगी, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। इस प्रत्यास्थ टक्कर के कारण इसके अंदर क्या होता है कि पूरे प्रोसेस के अंदर आप यहां से स्टार्ट हो रहे हो आपतित एक्सरे से और खत्म कहां पे हो रहे हो, प्रकीर्णित फोटोन तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यहां तक पूरे में क्या होगा, यहां तक पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी ऊर्जा का क्षय नहीं होगा या फिर संवेग के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जो स्टार्टिंग के अंदर संवेग था वही का वही लास्ट में संवेग होगा, जो स्टार्टिंग के अंदर ऊर्जा थी वही की ऊर्जा, वही की वही ऊर्जा क्या होती है, लास्ट में भी टोटल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो यहाँ पे एक्सरे किरण है जिसका किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन को प्रदान की जाने वाली ऊर्जा तथा संवेग, इन सबको अगर जोड़ दे, एक साइड वाले संवेग तथा ऊर्जा को जोड़ दे तथा दूसरे वाले साइड वाले संवेग तथा टोटल ऊर्जा को अलग अलग से जोड़ दे, तो उस कंडीशन में टोटल प्रोसेस के अंदर जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ टक्कर होने के कारण संवेग हमेशा संरक्षित रहता है पूरी प्रक्रिया के अंदर, तथा पूरी प्रक्रिया के अंदर जो ऊर्जा होती है वो भी हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो उस वजह से इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, एक तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे तथा दूसरा कौन सा, संवेग संरक्षण का नियम निकाल के लगा के हम क्या करेंगे, जो कॉम्पटन शिफ्ट है डेल्टा लैम्बडा उसका सूत्र ज्ञात करेंगे तथा उस सूत्र के आधार के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रायोगिक परिणामों को अप्लाई करेंगे। प्रायोगिक परिणाम जैसे कि आपने अलग अलग प्रकीर्णन कोण, जो कि किसका, फोटोन का अलग अलग प्रकीर्णन कोण फाई है, इस फाई की अलग अलग वैल्यू के ऊपर कॉम्पटन शिफ्ट की क्या वैल्यू प्राप्त होती है उसको देखेंगे। अगर वो प्रायोगिक परिणामों के समान प्राप्त होती है तो इसका मतलब क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या करती है, प्रायोगिक परिणामों को सही ढंग से या फिर सक्सेसफुली उसका व्याख्या कर पा रही है, अदरवाइज ये सिद्धांत भी क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं एक तो आपको क्या करूंगा, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उससे तथा संवेग संरक्षण के नियम से जो फॉर्मूले होंगे वो दो फॉर्मूले ही लिखवा रहा हूं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि बाद में कल की क्लास में ये फॉर्मूला पूरा प्रूफ कर लेंगे तथा साथ में जो ऊर्जा होगी अलग अलग तरीके की वो ऊर्जा भी निकाल लेंगे। लेकिन आज की क्लास में ओनली पोर्ट में जो संवेग संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम में जो फॉर्मूले यूज होंगे उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व ऊर्जा
पूर्व ऊर्जा किसके बराबर होगी? टक्कर के पश्चात ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है, तो टक्कर से पूर्व जो ऊर्जा है वो कितनी है? एच म्यू, ओनली एनर्जी इलेक्ट्रॉन के किसके पास है? फोटोन के पास में एच म्यू, तथा साथ ही टक्कर से पूर्व जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कितनी है? एम नॉट सी स्क्वायर। किसी प्रकार की दूसरी ऊर्जा नहीं है इसके पास में। और टक्कर के पश्चात जो ऊर्जा है उसका मान क्या है? फोटोन की ऊर्जा का मान एच म्यू डैश और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान क्या है? एम सी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो म्यू डैश है उसके आने का कारण क्या है? तो जो म्यू फ्रीक्वेंसी का क्या था? फोटोन था, उसने अपनी कुछ ऊर्जा किसको प्रदान कर दी? स्थिर अवस्था में पड़े इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर दी। उस वजह से जो ऊर्जा का फॉर्मूला है वो भी किसके ऊपर? प्रकीर्णन के पश्चात या फिर टक्कर के पश्चात वो फॉर्मूला भी चेंज हो गया। ठीक है, यहां से हम एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, वो क्या है? एम सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? एच म्यू माइनस के म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। इसी प्रकार से आप क्या लगाओगे? सवेग संरक्षण का नियम भी लगाओगे, या फिर सवेग संरक्षण के नियम। अब यहाँ पे देखिए सवेग संरक्षण का नियम है वो दो तरीके से लगेगा। एक तो कौन से? एक्स अक्ष के अनुदिश लगेगा, और दूसरा किसके अनुदिश? वाई अक्ष के अनुदिश लगेगा। सवेग संरक्षण के नियम से सबसे पहले हमें क्या लगानी है? एक्स अक्ष के अनुदिश सवेग, वही का वही एक्स अक्ष के अनुदिश टक्कर से पहले सवेग किसके बराबर होगा? टक्कर के पश्चात सवेग के बराबर होगा। तो टक्कर से पहले सवेग जो है वो ओनली फॉर किसके पास में है? फोटोन के पास में। इलेक्ट्रॉन के पास में कोई सवेग नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा वो एच म्यू अपॉन सी प्लस शून्य बराबर क्या आ जाएगा? एच म्यू डैश कॉस फाई अपॉन सी के बराबर आ जाएगा, जो कि एक्स घटक है उसके लिए कॉस फाई आया यहाँ पर। दूसरा जो है वो क्या आ जाएगा? एम वी कॉस थीटा। दोनों के अंदर ही घटक कौन से आ जाएंगे? कॉस वाले घटक आएंगे। ठीक है, तो ये कॉस घटक आ गया इसके अंदर, और इसमें कॉस फाई के रूप में आप इसको घटक के रूप में बदलोगे तो एक तो इसमें ये कौन सा हो जाएगा? साइन वाला घटक आ जाएगा, और इस दिशा में जो घटक आएगा वो कौन सा आएगा? कॉस वाला घटक आएगा। तो यहाँ पे साइन और कॉस के घटक लगा के आप क्या कर लोगे? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, या फिर ये बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल घटक या फिर कंपोनेंट और कौन से? वर्टिकल कंपोनेंट इसके अंदर अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन के अंदर जो सवेग संरक्षण का जो फॉर्मूला वो क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार से प्राप्त होगा, जिसके अंदर एच म्यू बराबर क्या है? अपॉन सी बराबर क्या आ जाएगा? एच म्यू डैश कॉस फाई प्लस एम बी सी कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा? सी से ये सी गया, तो यहाँ से जो ये एम बी सी कॉस थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा? एच कोष्टक में म्यू माइनस के म्यू डैश कॉस फाई के बराबर, म्यू डैश कॉस फाई के बराबर आ जाएगा। ये आपके समीकरण नंबर 2 बन गई सवेग संरक्षण के नियम से। ठीक है, एम बी सी कॉस थीटा बराबर एच कोष्टक में म्यू माइनस म्यू डैश कॉस फाई। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब वाई अक्ष के अनुदिश सवेग संरक्षण का नियम लगाओगे तो वाई अक्ष के अनुदिश आप देखेंगे तो वाई अक्ष के अनुदिश टक्कर से पूर्व वाई अक्ष के अनुदिश किसी प्रकार का सवेग का कोई घटक नहीं है, तो ओनली फॉर टक्कर के पश्चात ही क्या होंगे? सवेग का घटक अप्लाई होगा। तो उस कंडीशन में देखिए कि जो टक्कर से पूर्व है सवेग उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य है, लेकिन टक्कर के पश्चात जो है सवेग का मान क्या हो जाएगा? एच म्यू डैश साइन फाई अपॉन सी प्लस माइनस के एम वी साइन फाई, क्योंकि जो
कॉस है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वाई घटक है कौन सी डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में, माइनस वाई दिशा में, उस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आया। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, एम बी सी साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एच म्यू डैश साइन फाई। ये फॉर्मूला बन गया। तो आपको तीन फॉर्मूले, एक तो ये और एक तीसरा जो सबसे पहला इक्वेशन था वो क्या था, एम सी स्क्वायर बराबर एच कोष्टक में म्यू माइनस के म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन। इन तीन इक्वेशन से आगे कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आपके ये अलग अलग प्रकीर्णन या अलग अलग किरणें जो आप लोगों की जो आपतित किरण है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन तथा प्रकीर्णित किरण की दिशा चेंज हुई है उसके ऊपर जो क्वांटम शिफ्ट है उसका फॉर्मूला हम इन्हीं तीन इक्वेशनों की सहायता से कल की क्लास में निकालेंगे। अभी तक के इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को बता दीजिए, नहीं तो